सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैम्पलिंग यानी प्रतिचयन और सैम्पलिंग प्रोसीजर प्रतिचयन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। तो जब भी कोई शोधकर्ता, जब भी कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करना चाहता है, किसी प्रश्न का जवाब ढूंढना चाहता है, कोई नई चीज की खोज करना चाहता है या किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहता है, समस्या का हल ढूंढना चाहता है, तो उसे एक शोध करना होता है, एक रिसर्च करना होता है। अब जरूरी नहीं है कि रिसर्च आप जिन लोगों पर करना चाहते हैं वो संख्या जो है लोगों की इतनी हो कि आपका रिसर्च करना उन पर संभव हो। जैसे एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपको देखना है कि भारत में जो छात्र छात्राएं हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसा है या इससे संबंधित कोई भी चीज आपको अध्ययन करनी हो मान लीजिए। अब अगर आप पूरे भारत की जनसंख्या में छात्र और छात्राओं की संख्या देखेंगे, करोड़ों में है, जाहिर सी बात है। अब क्या ये आपके लिए पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि उन करोड़ लोगों पर आप अध्ययन कर पाएं? क्योंकि साइकोलॉजी में आप रिसर्च कर रहे हैं, उन करोड़ लोगों पर आपको जो अध्ययन करने हैं, तो आपको मान लीजिए आप साक्षात्कार कर रहे हैं, इंटरव्यू मेथड यूज कर रहे हैं या प्रश्नावली विधि भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चनर दे रहे हैं, उनको कुछ सवाल हैं उस पर उनको भर के वापस करना है आपको, या मान लीजिए आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं अपना डाटा लेने के लिए, जानकारी एकत्र करने के लिए, कोई भी विधि इस्तेमाल करें, लेकिन कहां तक ये संभव होगा कि करोड़ लोगों पर, करोड़ों की संख्या में जो आपकी पॉपुलेशन है उस पर आप अध्ययन कर पाएंगे? नहीं संभव है, कई कारणों से। एक तो जब करोड़ों लोगों पर आपको अध्ययन करना है तो आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। पता चला आपने अध्ययन आज शुरू किया, अब उसमें 5 से 6 साल 10 साल लग रहे हैं और वो पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है, जाहिर सी बात है, हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, नए नए छात्र जुड़ते जाएंगे, तो आप करते भी जा रहे हैं और वो संख्या पता चलिए समाप्त ही नहीं हो रही है, बढ़ते ही जा रहा है आपको पॉपुलेशन। तो एक ये चीज है कि समय उतना आप नहीं दे सकते। दूसरा, आपकी कैपेसिटी कितनी है, सामर्थ्य कितना है, क्या आपके लिए शारीरिक मानसिक तौर पे ये संभव है कि उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप अप्रोच कर पाए, उन पे डाटा ले पाए, जानकारी ले पाए? ये भी नहीं पॉसिबल है। संसाधन, रिसोर्सेस, जो इसमें खर्चे आएंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 करोड़ अगर हैं छात्र छात्राएं, आपको 1 करोड़ एक एक पेज की प्रश्नावलियां भी अगर छापनी पड़े तो कितना खर्च आएगा आप सोचिए। तो संसाधन है कि नहीं है? अब 1 करोड़ लोग एक ही जगह तो स्थित नहीं है, भारत के विभिन्न प्रांतों में है, तो आप उतना आप ट्रैवल करिए या बाई पोस्ट उनको चीजें भेजिए, वो अलग खर्चे आएंगे। तो संसाधनों की कमी की प्रॉब्लम भी होती है। तो कहाँ तक ये संभव है कि आप बड़ी जनसंख्या पर अध्ययन कर पाए? नहीं संभव होता है। और मान लीजिए ये तो हमने बहुत ही बड़ी जनसंख्या ले ली, मान लीजिए कोई छोटा एग्जाम्पल भी ले, आपको एक प्रदेश के लेवल पे ही अध्ययन करना है, उत्तर प्रदेश में आपको देखना है, हिमाचल में देखना है, दिल्ली में देखना है, वहां के सब लोगों पर कोई अध्ययन करना है, वो भी कोई छोटी जनसंख्या नहीं है, लाखों में होगी, वो भी बहुत पॉसिबल नहीं है किसी रिसर्चर के लिए सही प्रकार से कर पाना। और जितने ज्यादा लोगों पर आप करेंगे, गलतियां करने की संभावनाएं और बढ़ती जाती हैं। जितने कम लोगों पर करेंगे उतना इजी रहेगा। अगर आपको 10 लोगों पर मैं कोई अध्ययन करने बोलूं तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा ज्यादा एकाग्रता के साथ, ज्यादा थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान लगा के अच्छी तरह मेहनत से अच्छा डाटा ले पाएंगे। वहीं मैं अगर आपको बोल दूं 100 लोगों पर लेना है तो अब थोड़ी गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उतनी संभावनाएं मिल गई। 100 डाटा लेना है तो गलतियों की संभावना भी बढ़ जाएगी, 1000 लेना हो और बढ़ जाएगी। तो ये चीजें भी हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से हम जिस बड़े समूह पर अध्ययन करने के इच्छुक हैं उस पर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, इन कमियों की वजह से, इन लिमिटेशंस की वजह से। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक छोटे समूह पर अध्ययन कर लेते हैं। जो बड़ा समूह था, जिस पर हमको अध्ययन करने में इंटरेस्ट था, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते थे, उसी का एक छोटा समूह ले लेते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं। और जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, वो फिर सब पर लागू कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये सब पूरी बड़ी पॉपुलेशन पे लागू होगा। मान लेते हैं कि इस पर जो रिजल्ट आया, अगर हम पूरी जनसंख्या पे कर पाते तो भी यही लगभग रिजल्ट आता। ये हमें करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम पूरी जनसंख्या पे कई कारणों की वजह से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा समूह जो हमने लिया, जिस पर हम कुछ भी अपना अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे,
और जो नतीजा आएगा, जो परिणाम आएगा, उसे मान लेंगे कि ये पूरी जनसंख्या में भी मुझे यही मिला होता अगर हम कर पाए होते, यही नतीजा आता। तो ये जो छोटा समूह हमने लिया, इसी को हम कहते हैं सैंपल। और इसको चुनने की कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ विधि होती है, स्टेप्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे आगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे सैंपल चुना जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है इसे कहते हैं सैंपलिंग। तो सैंपलिंग यानी प्रक्रिया का नाम जो है, उसे हिंदी में अगर आप कहें तो कहते हैं प्रतिचयन। सैंपलिंग टेक्निक्स को कहते हैं प्रतिचयन विधियां। और सैंपल जो है उसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिदर्श। तो जो छोटा समूह हमने लिया, एक बड़ी जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा लिया, जिस पर हम अध्ययन करके और उस पर जो हमें जानकारियां मिलेंगी, उससे जो परिणाम आएंगे, वो हम मान लेते हैं कि ये पूरी जनसंख्या पे हमने स्टडी की होती तो भी ये चीज आती, यही परिणाम लगभग हमें मिलते। वो छोटा समूह जो होता है उसे हम कहते हैं कि ये सैंपल है या प्रतिदर्श है। तो सैंपलिंग की प्रक्रिया क्या है? ये वो प्रोसेस है जो कोई रिसर्चर या शोधकर्ता प्रयोग करते हैं ताकि वो बड़े समूह से एक छोटा टुकड़ा, एक छोटा सबसेट, एक उसका छोटा समूह, उप समूह कह लीजिए, चुन सकें, जिस पर वो किसी विशेष विषय पर अध्ययन करें और उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाले, परिणाम निकाले, जो पूरी जनसंख्या पर, पूरी बड़ी पॉपुलेशन पर लागू हो। और इससे हमें फायदे क्या होते हैं? अगर हम सैंपल पर अध्ययन कर रहे हैं, पूरी जनसंख्या पर नहीं कर रहे हैं, तो फायदे क्या होंगे? एक तो कम लोगों पर अध्ययन करना पड़ेगा, तो आपको समय कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, आपके रिसोर्सेज या संसाधन कम लगेंगे। रिसर्च करने में गलतियों की संभावना कम होगी, बेहतर काम कर पाएंगे और ज्यादा सटीक रिजल्ट्स आएंगे, सटीक परिणाम आएंगे। सैंपलिंग की प्रक्रिया जो होती है, जिसके द्वारा हम अपना सैंपल या प्रतिदर्श चुनते हैं, ये बड़े समूह का एक छोटा हिस्सा होता है। अब यहाँ ये ध्यान देना भी जरूरी है कि वो जो छोटा हिस्सा हमने लिया, वो बड़े हिस्से का रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा क्यों जरूरी है? अगर मान लीजिए, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि आपको पूरे इंडिया के छात्र छात्राओं पर अध्ययन करना था, जो कि संभव नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो आप सोचेंगे चलो इसका एक छोटा हिस्सा लेके, छोटा समूह लेकर हम अध्ययन कर लेते हैं, इतनी संख्या लेते हैं जो करना संभव हो। अब मान लीजिए ये करने के लिए फिर मैंने क्या किया कि मान लीजिए हम अगर बनारस शहर में रह रहे हैं, वाराणसी में रह रहे हैं, गया शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, किसी एक शहर में रह रहे हैं, तो हमने कहा चलो सिर्फ यहाँ के ही छात्र छात्राओं पर, सभी छात्र छात्राओं पर हम अध्ययन कर लेते हैं और जो नतीजा आएगा फिर हम मान लेंगे कि ये पूरे इंडिया के छात्र छात्राओं पे भी यही आया होता अगर हम कर पाए होते। क्या आपको लगता है कि ये वैसा ही रिजल्ट देगा? क्या आपको लगता है अगर सिर्फ वाराणसी शहर के छात्र छात्राओं पर हमने अध्ययन कर लिया और उससे जो परिणाम निकलेंगे, जो नतीजे निकलेंगे, वो पूरे इंडिया के छात्र छात्राओं का वैसा ही हाल होगा, वैसा ही स्थिति होगी, सही परिणाम हमें मिलेंगे? नहीं होगा ऐसा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाराणसी के छात्र छात्राएं जो होंगे वो कुछ अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि दिल्ली के भी छात्र छात्राएं वैसे ही हों। साउथ में आप चले जाइए, वैसे बच्चे वहां के भी हों, उनकी सोच विचार या जो भी चीज हम अध्ययन कर रहे हैं वैसा ही मिले। ईस्ट में चले जाएं, मेघालय, सिक्किम, इन सब जगहों पर, तो वैसा ही कुछ हाल मिले। राजस्थान, गुजरात चले जाएं तो वैसी ही स्थिति मिले। नहीं संभव है ये। तो अगर आप सिर्फ वाराणसी के बच्चों को ले रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं और फिर उसका जो निष्कर्ष आया वो आपने मान लिया कि हाँ पूरे इंडिया के बच्चों का यही मत है या ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा, ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा, ये गलत निष्कर्ष आपने निकाल लिया। तो हम क्या करें जब हम सैंपल चुने या प्रतिदर्श चुने, ताकि उस पर हम अध्ययन करें तो हम कह सकें कि हाँ भाई ये पूरे इंडिया का हाल बता रहा है एक तरह से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इंडिया के अलग अलग हिस्सों से कुछ कुछ छात्र छात्राएं लेने पड़ेंगे ताकि सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाए, सबका प्रतिनिधित्व हो जाए। जैसे संसद में क्या होता है, जब इलेक्शन होता है, पूरे इंडिया में इलेक्शन होता है, हर छोटे शहर प्रांत हर जगह हो रहा है और सब लोग अपना अपना एक एक प्रतिनिधि भेजते हैं वहां पर। तो अब वहां जो डिसीजंस होते हैं, जो कानून नियम बनाए जाते हैं, जो लोगों के नेता वहां पर पहुंचे हुए, जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, ये मान लिया जाता है कि पूरे भारत की आवाज वहां पर रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि हर प्रांत हिस्से से लोगों ने अपने एक लीडर को, एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजा है। वही चीज हमें फिर करनी होती है सैंपलिंग में भी। जब हम सैंपल या प्रतिदर्श चुनते हैं
तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि ये प्रतिदर्श उस बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंटेटिव हो, तभी हमें जो रिजल्ट आएंगे वो हम मान सकते हैं कि पूरे इंडिया पर लागू होंगे। जैसे मान लीजिए अभी बनारस के ही छात्र छात्राओं पे अध्ययन करने के बजाय मैंने सोचा कि अच्छा पूरे इंडिया के बच्चों पे हमें करना है और इतनी बड़ी जनसंख्या पे करना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं कि हर प्रदेश से 100-100 बच्चे चुन लेते हैं। तो अब हर प्रदेश से आप अगर 100-100 बच्चे ले रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर से भी ले लिए, आपने हिमाचल से भी ले लिए, आपने पंजाब से भी ले लिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जितने स्टेट्स हैं इंडिया के, हर जगह से 100-100 बच्चे ले लिए। मान लीजिए 50 छात्र ले लिए, 50 छात्राएं ले ली। अब जो समूह बना वो भी काफी बड़ा समूह है, लेकिन अब जो समूह बना उसके ऊपर आपने अध्ययन किया और अब जो निष्कर्ष आएगा तब आप ये मान सकते हैं कि हाँ, ये पूरे भारत की आवाज है, पूरे भारत के छात्र छात्राओं की आवाज है, क्योंकि हमने सबको कुछ कुछ मात्रा में इसमें शामिल किया था। और लगभग ऐसे ही परिणाम आएंगे अगर हम पूरे इतने बड़े जनसंख्या पर कर पाए होते तो इसलिए जरूरी है कि जो आप सैंपल चुन रहे हैं, प्रतिदर्श चुन रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हो बड़ी पॉपुलेशन का। सैंपल जो हम लेते हैं, जिस पर अध्ययन करते हैं, ये छोटा समूह होता है पॉपुलेशन का। और जैसे फिर मैंने अभी पहले भी बताया कि इससे क्या होता है, गलतियां करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब जब भी आप एक सैंपल पे भी अध्ययन कर रहे हैं, वो सैंपल भी एक निश्चित साइज का हो सकता है, 100, 200, 500 लोगों का हो सकता है, निर्भर करता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, उसके अनुपात में ही किया जाता है। जैसे अब मान लीजिए करोड़ों की संख्या में आपकी पॉपुलेशन थी जिस पे आपको अध्ययन करना था पर नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हम छोटे समूह पर करेंगे तो थोड़ा अनुपात रखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ 100 लोगों पर करके हमारा रिजल्ट आ जाए। 1000-2000 लोग कम से कम तो लेने पड़ेंगे, 10,000 तक भी लेने पड़ सकते हैं। तो निर्भर करता है कि आपको जिस पर अध्ययन करना था वो शुरुआती समूह कितना बड़ा था, उसके अनुपात में ही हम सैंपल लेते हैं। पर जो भी हो, सैंपल एक छोटा समूह होता है, उप समूह होता है, यानी कम लोग शामिल होते हैं उसमें। तब भी कई बार ऐसा होगा कि वो बहुत छोटा समूह भी नहीं होता है कि आप अकेले दम पर उस पर पूरा अध्ययन खुद कर सकें। कई बार आपको कुछ और लोगों की सहायता लेनी पड़ सकती है कि ठीक है, इतने लोगों पर हम अध्ययन कर लेंगे, आप इस क्षेत्र में चले जाइए, वहां जाके इतने लोगों पर अध्ययन कर लीजिए, आप उस हिस्से में चले जाइए, वहां जाके अध्ययन कर लीजिए। तो और फील्ड वर्कर्स आपको लगेंगे। अब फील्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रशिक्षण देना पड़ता है, ताकि सब लोग एक समान तरीका इस्तेमाल करके तब जानकारियां एकत्र करें। अगर तरीकों में परिवर्तन होगा तो रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे, बदल जाएंगे, फिर सही नतीजा नहीं मिलेगा। तो जितना छोटा समूह होगा उतने कम आपको फील्ड वर्कर्स लगेंगे। सबकी ट्रेनिंग कराने में जो खर्चे आ रहे हैं, जो मेहनत लग रही है, जो समय लग रहा है, जितना बेहतर लोग समझ के करवा पा रहे हैं अध्ययन को, ये सब गलतियों के जो रास्ते हैं, जहां गलतियां हो सकती हैं, कमियां रह सकती हैं, ये सब कम हो जाती हैं अगर हमें सैंपल पर अध्ययन करना हो। अगर पूरी पॉपुलेशन पे करनी पड़ती, मान लीजिए करोड़ों लोगों पर अगर हमें अध्ययन करना पड़ता, तो कुछ नहीं तो 100 से 500 लोग लग जाते अध्ययन करवाने के लिए, जो अलग अलग हिस्सों में, प्रांतों में जा रहे हैं और वहां से वहां के लोगों पर जानकारियां लेकर आ रहे हैं। अब जितने लोग उतने अंतर आ जाते हैं। हर दो इंसान समान तरह से नहीं सोचते या काम करते हैं। आप अपने दम पर, अपने स्तर पर अगर कोई जानकारी एकत्र कर रहे हैं अपने अध्ययन के लिए, तो आप अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि आप एक ही दिमाग से वो काम कर रहे हैं। अगर वहीं 3, 4, 10 लोग और लग गए तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। कितना भी आप प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, सब अपनी तरह से समझेंगे, अपनी तरह से चीजों को करके लाएंगे और गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसी को इंस्ट्रक्शन सही से नहीं समझ में आएगा, किसी को ट्रेनिंग देने के बाद भी चीजें क्लियर नहीं है, किसी ने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी अनायास ही, क्योंकि इंसान है हम, कोई गलतियां हो गई, कोई मेजरमेंट करने में, कुछ चीजों को रिकॉर्ड करने में, जो मशीनें, इंस्ट्रूमेंट्स या कोई और चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा लेने के लिए, उसमें कमियां या खराबी हो सकती है, कुछ और तरह की गलतियां हो सकती हैं। अब ये गलतियां जो हैं, जितना बड़ा समूह होगा उतना ज्यादा होने की संभावना हो जाती है, उतने लोगों के साथ ये गलतियां होने की संभावना हो जाती है। समूह जितना छोटा होगा, जितना मैनेज करना उसको आसान होगा, इन गलतियों की संभावना कम हो जाती है।
तो एक सैंपल पर अध्ययन करने से हमें यह भी फायदा है कि हमें रिजल्ट्स जो आते हैं, परिणाम जो आते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, सटीक होते हैं, सही होते हैं। तो ये भी एक फायदा होता है सैंपलिंग का। इसलिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो ही हम सैंपलिंग करेंगे। कभी कभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और शायद संभव हो पाए थोड़ी मेहनत के साथ पूरी पॉपुलेशन पे अध्ययन कर पाना, तो भी लोग सैंपलिंग या प्रतिचयन विधि इस्तेमाल करके अध्ययन करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें और भी फायदे हैं। गलतियां कम होंगी, समय कम लगेगा, ज्यादा बेहतर आप काम कर पाएंगे, ज्यादा सटीक काम कर पाएंगे। ये सब भी कारण होते हैं जिसकी वजह से हम एक सैंपल पर अध्ययन करते हैं। अब सैंपलिंग या प्रतिचयन से जुड़े कुछ शब्द हैं जो आप बार बार सुन भी रहे हैं। अभी तक आपने इतनी बार सुना मैंने पॉपुलेशन या जनसंख्या बोला, ठीक है। ये क्या है इसको समझते हैं ताकि और क्लियर तरीके से हम आगे इसकी प्रक्रिया समझ सके कि सैंपलिंग की कैसे जाती है। तो पहला शब्द जो आप इसमें पाएंगे सैंपलिंग से जुड़ा हुआ, वो है पॉपुलेशन या जनसंख्या। तो जैसे अभी मैंने बोला कि मान लीजिए आपको अध्ययन करना था, आप अध्ययन करने के इच्छुक थे पूरे भारत के छात्र छात्राओं पर, तो पॉपुलेशन या जनसंख्या किसे कहेंगे? उस पूरे समूह का नाम पॉपुलेशन या हिंदी में जनसंख्या होता है, जिस पर हम अपना अध्ययन करने के या रिसर्च करने के इच्छुक हैं। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके हिसाब से पूरे भारत के छात्र छात्राएं जो हैं वो हमारी जनसंख्या हो गई या हमारी पॉपुलेशन हो गई। ये अलग अलग हो सकती है, पॉपुलेशन का आकार अलग अलग हो सकता है, निर्भर करता है कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं, किसके ऊपर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि मुझे पूरे भारतवर्ष के एड्स पीड़ित लोगों के ऊपर अध्ययन कोई करना है, तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी एड्स से पीड़ित लोग होंगे, जितने केसेस होंगे, वो सारे आपकी पॉपुलेशन या जनसंख्या बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सिर्फ ये इच्छा थी कि मुझे एक निश्चित विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं पर अध्ययन करना है, मान लीजिए आपको हुआ कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं उन पर कोई अध्ययन करके देखना है कि यहाँ पर क्या चीजें क्या है या कैसे होती है, तब आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, तब आपकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं। तो पॉपुलेशन क्या है या जनसंख्या किसे हम कह रहे हैं? जो समूह जिस पर आप अध्ययन करने के इच्छुक हैं। अब ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आपको अध्ययन इसी पे करना है कि किसी निश्चित स्कूल के कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं उन पर आपको कोई अध्ययन करके देखना, मान लीजिए यही अगर आपका उद्देश्य है, तो आपकी पॉपुलेशन, आपकी जनसंख्या वो 50, 60, 70 बच्चे जो होंगे उस स्कूल के कक्षा 7 में पढ़ने वाले, सिर्फ वही आपकी पॉपुलेशन या जनसंख्या होंगे। तो आप जिस पर अध्ययन करने में इंटरेस्टेड हैं वो चीज जनसंख्या या पॉपुलेशन कही जाएगी जब हम सैंपलिंग के विषय में बात कर रहे हैं। या इससे फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा जनसंख्या यानी बहुत बड़ा समूह होगा तो ही हम जनसंख्या कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और सैंपलिंग साइकोलॉजी के फील्ड में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे सैंपल में कौन लोग होंगे? हमारा जो प्रतिदर्श होगा उसमें कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, क्योंकि हम उन पर अध्ययन करते हैं। पर दूसरे फील्ड्स की अगर आप बात करें तो उसके हिसाब से सैंपलिंग हर जगह होती है, हर सब्जेक्ट की फील्ड में आपको दिखाई देगी, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर हम ज्योग्राफी वगैरह की बात करें, भूगोल की बात करें, अगर वहां पे मान लीजिए वो लोग जमीन वगैरह का अध्ययन करते हैं, एरिया के हिसाब से कितने दूर में जंगल है, कहाँ पर रेगिस्तान है, क्या चीजें हैं, मान लीजिए अगर उनको अध्ययन करना है और किसी हिस्से के बारे में उनको जानना है कि यहाँ पर कितना वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र जहां पे वो अध्ययन करना चाहते हैं या किसी निश्चित प्रदेश, मान लीजिए उत्तर प्रदेश ले लिया, कि मान लीजिए उन्हें अध्ययन करना है कि उत्तर प्रदेश जो है वहां पर वन क्षेत्र कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई? उत्तर प्रदेश में वो पूरा लैंड एरिया, वो पूरी जमीन का हिस्सा, पूरे जमीन का टुकड़ा जहां पर वन है, तो ये उनकी पॉपुलेशन हो गई। तो पॉपुलेशन या जनसंख्या क्या है कि आपको जिस चीज पर अध्ययन करने में इंटरेस्ट है वो पूरा समूह पॉपुलेशन कहलाएगा या जनसंख्या उसको बोलेंगे हिंदी में। अब अगले टर्म पे आते हैं, ये क्या है? सैंपलिंग यूनिट। ठीक है, सैंपलिंग यूनिट।
प्रतिचयन इकाई, ये क्या चीज है? तो अभी जो हमने पॉपुलेशन की बात की या जनसंख्या की बात की, पूरी जनसंख्या में हो सकता है कि सब लोगों पर अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो। एक निश्चित समूह पर ही आप अध्ययन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया था कि पूरे इंडिया के छात्र छात्राओं पे मान लीजिए आपको अध्ययन करना है, तो अब पूरे इंडिया के छात्र छात्राओं में से आपको अगर छोटा समूह चुनना है तो कोई आधार तो चाहिए। कहीं से आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से कोई लिस्ट पाएं छात्रों की, जो भारत का सेंसस होता है उसमें कोई लिस्ट मेंटेन हो, कहीं से आप निकालें लिस्ट कि भाई ये सारे बच्चे हैं, ये इनके नाम है, ये इस जगह में, इस प्रदेश में, इस जगह पे रहते हैं। कुछ तो आधार चाहिए। कैसे, किस आधार पे आप चुनाव करेंगे, कुछ तो चाहिए। अगर मान लीजिए आपको एक निश्चित शहर के छात्र छात्राओं के बारे में जानना है, या एक निश्चित प्रदेश या एक शहर के सभी लोगों पर अध्ययन करना है, मान लीजिए ऐसा है, तो भी आपको किसी प्रकार के नामों की लिस्ट या कोई आधार तो चाहिए। आप उनका वोटिंग लिस्ट का कुछ रिकॉर्ड निकाल लें, या जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो निकाल लें, सबके नाम फोन नंबर की लिस्ट आपको मिल जाएगी पते वते के साथ। कुछ तो लिस्ट चाहिए जिसके आधार पे फिर आप लोगों का चुनाव कर पाएंगे। और ये भी जाहिर है कि ये जो लिस्ट होगी, ये लिस्ट कंप्लीट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। किसी प्रदेश में क्या जितने भी लोग रहते हैं वोटिंग लिस्ट में क्या सबका नाम होता है? कई लोगों का छूटता है, नहीं आता है। क्या टेलीफोन डायरेक्टरी जो बनती है क्या उसमें सब लोगों के नाम होते हैं? कई लोगों के घर में फोन होते हुए भी उनका नाम छूट जाता है। कई लोगों के पास फोन नहीं है तो उनके नाम नहीं रहेंगे, कई और कारणों से छूट जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन में से हमें अपना सैंपल लेना है उसके लिए कुछ हम प्रैक्टिकल मानक तो लेंगे, कुछ तो आधार लेंगे, तभी हम कर पाएंगे। पर वो आधार भी त्रुटि रहित होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए पूरी पॉपुलेशन की लिस्ट हमें नहीं मिल सकती है जिसमें से हम अपने सैंपल को चुने। इसलिए पूरी पॉपुलेशन में से जितने लोग या जितने लोगों की जानकारी हमें मिल पाती है जिसमें से फिर हम चुनाव कर पाएंगे अपने छोटे समूह का, उपसमूह का, जिसे हम सैंपल कह रहे हैं या प्रतिदर्श कह रहे हैं, वो समूह या वो जो लिस्ट होती है जिसमें से हम लोगों को चुनाव कर सके, उसमें शामिल हर व्यक्ति सैंपलिंग यूनिट कहलाता है। और ये जो लिस्ट की बार बार हम बात कह रहे हैं कि कोई लिस्ट चाहिए, कोई आधार चाहिए जिसके आधार पे हम लोगों को ले पाएंगे, इसे सैंपलिंग फ्रेम कहा जाता है। सैंपलिंग फ्रेम में शामिल सब लोग सैंपलिंग यूनिट कहलाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मान लीजिए एक एग्जांपल जो हमने लिया था कि पूरे इंडिया के छात्र छात्राओं पे अध्ययन करना है। अब पूरे पर तो करना संभव नहीं है, हमें छोटा सैंपल चाहिए। सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव रहे, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। तो हमने तय किया कि भाई इंडिया के हर प्रदेश में से हम 50 छात्र 50 छात्राएं चुनेंगे। अब हर प्रदेश में से भी हमें चुनना है तो हमें कोई तो आधार चाहिए, कोई लिस्ट चाहिए, नाम का कुछ होना चाहिए, ये छात्र छात्राएं हैं भाई, इसमें से चुनना है। तो वो हम लिस्ट मान लीजिए कहीं से निकालते हैं, टेलीफोन बुक से, या कहीं से हमने वो लिस्ट प्राप्त की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, कोई लिस्ट प्राप्त कर ली बच्चों के नामों की जिसमें से हमें चुनाव करना है, 50-50 लोग निकालने हैं। तो हर प्रदेश में से भी आप लेंगे तो लाखों की संख्या में तो छात्रों की लिस्ट मिल ही जाएगी, छात्र छात्राएं दोनों। तो ये जो लिस्ट आपने बनाई या प्राप्त की, इसे कहते हैं हम सैंपलिंग फ्रेम। और ऐसा नहीं कि वो सैंपलिंग फ्रेम अपने आप में कंप्लीट है, कई नाम उसमें से छूटे भी होंगे। कुछ बच्चे जो पढ़ाई छोड़ दिए, जो एक निश्चित समय में वहां पे छात्र छात्राएं नहीं हैं, या कोई और कारण से वो लोग छूट भी जाएंगे उसमें से। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, उसके अलावा उसमें सब लोगों के नाम शामिल है, पूरी पॉपुलेशन के नाम शामिल है, ऐसे भी नहीं होगा। तो जो लोग छूट गए वो तो छूट गए, किसी कारण से उनका लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं है। पर जिन लोगों का है उन्हीं को हम अप्रोच कर सकते हैं, उन्हीं को प्राप्त कर सकते हैं अध्ययन के लिए। उस लिस्ट को हम कहेंगे सैंपलिंग फ्रेम। और उस लिस्ट में जितने भी लोग अब शामिल हुए उन्हें कहते हैं सैंपलिंग यूनिट। तो पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा समझ लीजिए है सैंपलिंग फ्रेम, और सैंपलिंग फ्रेम में शामिल सभी लोग होते हैं सैंपलिंग यूनिट। तो ये सैंपलिंग यूनिट आपने समझा, और सैंपलिंग फ्रेम भी साथ साथ हमने देख लिया कि पूरी पॉपुलेशन में से जिन लोगों का हम कोई एक लिस्ट प्राप्त कर सके नामों की या किसी और आधार पे, जिससे हम उनका चुनाव कर सके अपने छोटे समूह में, उपसमूह में, सैंपल में, उस लिस्ट को हम कहेंगे सैंपलिंग फ्रेम।
और उसमें जो भी लोग शामिल हैं वो सब हैं सैम्पलिंग यूनिट। पर जाहिर सी बात है वो सारे लोग नहीं शामिल किए जाएंगे हमारे सैंपल में या प्रतिदर्श में, क्योंकि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन पर हमें अध्ययन करना है, उनके छात्र छात्राओं पर अध्ययन करना है। तो पूरे भारत में जो छात्र छात्राएं हैं वो हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन या जनसंख्या। अब हमने तय किया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे तो भाई प्रॉब्लम है, नहीं हम कर सकते अध्ययन, हमें एक छोटे समूह पर करना होगा, प्रतिदर्श पर अध्ययन करना होगा। अब प्रतिदर्श लेने के लिए हमने तय किया कि 100 छात्र छात्राएं हर प्रदेश से हम भारत के ले लेंगे। 50 छात्र होंगे, 50 छात्राएं होंगी। ठीक है, ये भी तय हो गया। अब हर प्रदेश में हमने एक एक लिस्ट निकाल ली सभी छात्र छात्राओं की, जो कि भी लाखों में नाम हो सकते हैं। ये हमारा हो गया, ये लिस्ट हो गई सैम्पलिंग फ्रेम। अब इस सैम्पलिंग फ्रेम में जिन भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख बच्चों के नाम हैं, जो उस प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं, ये सारे हर एक व्यक्ति उसमें जो है उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग यूनिट। अब इस सैम्पलिंग यूनिट में से, क्योंकि वो भी लाखों के नाम है, हमें सिर्फ 50 छात्र 50 छात्राएं चाहिए, तो अब किसी आधार पे हम उसमें से कुछ 50 लड़कों के नाम 50 लड़कियों के नाम चुन लेंगे और ये मिलके हमारा सैंपल बनाएंगे या प्रतिदर्श बनाएंगे। यानी सैम्पलिंग यूनिट से भी सभी लोग सैंपल में नहीं चुने जाते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स में से कुछ लोग होते हैं जो सैंपल का हिस्सा बनते हैं या प्रतिदर्श का हिस्सा बनते हैं। तो सैंपल भी यहाँ आपको समझ में आया कि प्रतिदर्श या सैंपल क्या है, पॉपुलेशन का, जनसंख्या का बड़े समूह का एक उप समूह, छोटा हिस्सा, जो कि प्रयास किया जाता है कि बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, ताकि उस पर जो हम अध्ययन कर पाए और जो निष्कर्ष पाए वो पूरे बड़ी जनसंख्या पर लागू हो, या हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि बड़ी जनसंख्या पे भी हम अध्ययन कर पाए होते तो यही परिणाम या लगभग ऐसे ही परिणाम मिलते। तो ये छोटा समूह जो है ये सैंपल कहलाता है। तो आपको पॉपुलेशन, फिर सैम्पलिंग फ्रेम, उसमें सैम्पलिंग यूनिट्स और सैंपल, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक और टर्म हम इसमें जानेंगे जो है सैम्पलिंग इंटेंसिटी। सैम्पलिंग इंटेंसिटी क्या है? तो हमने क्या अभी तक समझा है कि बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है, मतलब हमारे इंटरेस्ट का समूह जिस पर हम अध्ययन करना चाहते हैं वो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है। पर क्योंकि बड़ी जनसंख्या पर हम नहीं ले सकते डाटा, हम जानकारी एकत्र नहीं कर सकते, मुश्किल है कर पाना, इसलिए हम एक छोटे समूह पर, जिसे सैंपल कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं। अब पूरी पॉपुलेशन और सैंपल जो हमारा है, इनका अनुपात क्या है, इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी संख्या का अनुपात क्या है, इसे ही सैम्पलिंग इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया कि पूरे भारतवर्ष के छात्र छात्राओं पर हम अध्ययन करना चाहते थे, तो हमारी पॉपुलेशन ये हो गई, पूरे भारत के छात्र छात्राएं। अब उतने बड़े समूह पर करना संभव नहीं है, हमने सोचा कि 50-50 लोगों को, 100-100 लोगों को लेते हैं भारत के हर स्टेट से। बड़ा भी समूह ले सकते हैं, 500-500 ले सकते हैं हर जगह से, 1000-1000 ले सकते हैं, जैसे भी जितना करना संभव हो। तो अब पूरी पॉपुलेशन करोड़ों में है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि पूरे भारत की पॉपुलेशन है 5 करोड़, और हमने जो छोटा समूह बनाया, जो सैंपल लिया, उसमें कुल मिला के, मतलब पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों से हमने कुछ निश्चित संख्या में लोगों को लिया। अब जो हमारा सैंपल बना उसका साइज हो गया, मान लीजिए हमारा 50,000, मान लीजिए बहुत बड़ा सैंपल है फिर भी, पर मान लीजिए 50,000। तो अब 5 करोड़ में हम 50,000 से भाग देंगे, जो संख्या आएगी वही है हमारी सैम्पलिंग इंटेंसिटी। मतलब ये बताता है कि किस अनुपात में हमने लोगों को अपने सैंपल में लिया है पूरे पॉपुलेशन की तुलना में। ये तो बड़ा एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए कोई छोटा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपको था कि मुझे देखना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो छात्र छात्राएं हैं उन पर अध्ययन करना है। अब मान लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं कुल मिला के 1000 हो, मान लीजिए कि 1000 है। 1000 बहुत बड़ा समूह पढ़ रहा है, आप नहीं अध्ययन कर पाएंगे जितना आपके पास कम समय या संसाधन है, तो आपने सोचा कि नहीं, इसके हम एक सैंपल पे ही अध्ययन करेंगे, एक छोटे समूह पर अध्ययन करेंगे। और आपने जो छोटा समूह लिया, मान लीजिए वो 100 लोगों का लिया, तो आपकी पॉपुलेशन कितनी थी? 1000। आपका सैंपल कितना हुआ, कितना बड़ा है वो? 100।
तो 1000 में अगर हम 100 से डिवाइड करें, भाग देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 10। तो हमारी सैंपलिंग इंटेंसिटी क्या है? 10। ये बताता है कि प्रति 10 व्यक्ति पॉपुलेशन में जो है उसमें से हमने एक व्यक्ति का चुनाव किया है अपने सैंपल में। इसे बोलते हैं सैंपलिंग इंटेंसिटी। अब इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन, सैंपलिंग फ्रेम और सैंपल जो आपका है वो क्या चीजें हैं और कैसे एक दूसरे से लिंक है। तो ये बड़ा ग्रीन सर्कल जो आपका दिख रहा है, ये आपकी पॉपुलेशन या जनसंख्या हो गई, उन सभी लोगों का झुंड या समूह जिन पर आपको अध्ययन करना था। पर क्योंकि बहुत बड़ा समूह है, करना नहीं संभव है, तो आप छोटे सैंपल पर करना चाहते हैं। पर सैंपल का चुनाव करने के लिए आपको कोई लिस्ट, कोई नामों की लिस्ट या कोई चीज तो चाहिए जिसके आधार पे आप सिलेक्शन करेंगे लोगों का। तो आपने एक सैंपलिंग फ्रेम ढूंढा, चाहे टेलीफोन डायरेक्टरी हो, चाहे कहीं से भी आपने नाम की लिस्ट बनाई, ये सारी चीजें, तो ये सैंपलिंग फ्रेम में आ जाएगा। सैंपलिंग फ्रेम एक लिस्ट हो गई जिसमें आपको लोगों के नाम सब मिल गए एक जगह। अब जाहिर सी बात है, ये सैंपलिंग फ्रेम जो है, जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि उसमें सभी लोगों के नाम शामिल हो पाए, ये नहीं संभव है, कुछ लोग छूट सकते हैं। इसीलिए आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पूरा पॉपुलेशन जो है उसका एक छोटा पार्ट, जो एक छोटा समूह ही सैंपलिंग फ्रेम के अंतर्गत आ पाया। लेकिन क्योंकि यही आपको उपलब्ध होगा, इसलिए सैंपल आपको इसी में से चुनना है। अब सैंपलिंग फ्रेम में जो भी लोग शामिल होंगे, जैसा कि इस डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन सैंपलिंग फ्रेम के अंतर्गत जो भी लोग होंगे, हर एक व्यक्ति, हर एक इकाई, क्योंकि व्यक्ति की बात हम साइकोलॉजी के फील्ड में कर रहे हैं, दूसरे फील्ड्स की अगर बात करें तो दूसरे लोग शामिल होंगे उसमें, जमीन का टुकड़ा हो सकता है, कुछ और चीजें भी हो सकती है। तो सैंपलिंग फ्रेम में जो भी चीजें शामिल है, हर एक इकाई सैंपलिंग यूनिट कहलाती है। अब सैंपलिंग फ्रेम में भी, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, कि सैंपलिंग फ्रेम के सभी लोग सैंपल में नहीं शामिल होते, उसमें से भी हम चुनाव करते हैं। तो सैंपलिंग फ्रेम हमें सैंपल का चुनाव करने में मदद करता है। उसमें से हमें जिस संख्या में लोग चाहिए उसमें से हम चुन लेते हैं और अपना एक सैंपल बना लेते हैं, एक प्रतिदर्श बना लेते हैं। इसीलिए आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सैंपलिंग फ्रेम के भी छोटा सा हिस्सा जो है वो सैंपल हमारा बना, और ये फाइनल सैंपल हमें मिल गया जिस पर फिर हम अपना रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब आपने सैंपलिंग क्या है इसका कुछ बेसिक जान लिया, सैंपल क्या होता है ये भी समझ लिया, सैंपलिंग से जुड़े हुए कुछ नियमावली, कुछ शब्द जो हैं वो समझ लिए, पॉपुलेशन क्या है, सैंपलिंग फ्रेम क्या है, सैंपलिंग यूनिट क्या है, सैंपलिंग इंटेंसिटी क्या है और सैंपल क्या है, ये चीजें भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि सैंपलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या है, कैसे, किस विधि से हम सैंपल का चुनाव करेंगे। सैंपलिंग करने की प्रक्रिया में जो स्टेप्स शामिल होते हैं वो यहाँ डायग्राम में लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि सैंपलिंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहला स्टेप तो होता है कि आपको टारगेट पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन करना है। आपकी लक्षित आबादी जो है, जो जनसंख्या है, जो आपका लक्ष्य है जिस पर कि हमें इस पर अध्ययन करना है, वो पॉपुलेशन, वो जनसंख्या जो है उसको सही प्रकार से स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है। तो पहला स्टेप आपका हो जाता है टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना। जब आपकी टारगेट पॉपुलेशन तय हो जाए तो सेकंड स्टेप आता है कि सैंपलिंग फ्रेम का चुनाव करना। जाहिर सी बात है कि आपका पॉपुलेशन तो डिफाइन हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें हमारी पॉपुलेशन थी पूरे इंडिया के छात्र और छात्राएं, लेकिन उनका चुनाव हम कैसे करेंगे, कुछ बेसिस चाहिए। उसी आधार के लिए फिर हम सैंपलिंग फ्रेम ढूंढेंगे अपना, वो लिस्ट लोगों की, ताकि उसमें से हम चुनाव कर पाए, अपना सैंपल चुन पाए। जब हमने सैंपलिंग फ्रेम प्राप्त कर लिया कहीं ना कहीं से, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेज आएगा तय करना कि अब सैंपलिंग फ्रेम में से हम किस आधार पे अपना सैंपल चुने। जैसे अभी तक जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, हमने देखा कि हर प्रदेश के छात्र छात्राओं की हमने लिस्ट निकाली, जो कि भी लाखों में है, लाखों की संख्या में लोगों के नाम उसमें है, लेकिन हमें तो 50-50 ही छात्र छात्राएं लेनी थी, 100 ही लेनी है हर प्रदेश से। तो अब हम उस लाखों की लिस्ट में से भी किस आधार पे हम 50-50 लोगों को लेंगे, इस तरह प्रयास करेंगे, ऐसे चुने ताकि उन लाखों का प्रतिनिधित्व हो सके, रिप्रेजेंटेशन हो सके उस सैंपल में। ऐसा नहीं करेंगे कि पता चला ABCD अल्फाबेटिकली नाम लिखा है, पहले 50-50 लोग 100 लोग चुन लिए,
फिर तो बाकी लोग छूट गए, सही आधार पे नहीं आ पाए। तो कोशिश करेंगे कि उसमें से क्या विधि का इस्तेमाल करके हम लोगों को लें ताकि सही प्रकार से सबका रिप्रेजेंटेशन हो पाए। तो इसके लिए हमें एक सैंपलिंग की विधि चुननी पड़ेगी, प्रतिचयन विधि का चुनाव करना पड़ेगा। अब प्रतिचयन विधियां जो हैं वो आमतौर पर 2 मुख्य भागों में बांटी जाती हैं और हर एक के अंतर्गत कई सारी विधियां आती हैं। निर्भर करता है कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, हमारा उद्देश्य क्या है अध्ययन का, उसके आधार पे हम एक निश्चित विधि का चुनाव करते हैं। तो ये जो 2 बड़े समूह बांटे गए हैं प्रतिचयन विधियों के, इन्हें बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स और दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। या हिंदी में अगर कहेंगे तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक को कहेंगे संभाव्यता प्रतिचयन विधि और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक को कहेंगे असंभाव्यता प्रतिचयन विधि। ये क्या होती हैं इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियोस में देखेंगे। अगला स्टेज क्या आएगा, जब हमने इनमें से कोई एक विधि चुन ली अपनी पॉपुलेशन के आधार पे और हमारा उद्देश्य क्या है अपने अध्ययन का उसके आधार पे, तो हम अगले स्टेज पे आते हैं जो है सैंपल साइज तय करना। हमें कितने लोगों को लेना है अपने सैंपल में। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा कि 50 छात्र 50 छात्राएं यानी 100 लोग हम ले रहे थे हर प्रदेश से भारत के। लेकिन इसका भी कुछ मानक है, कुछ क्राइटेरिया है तय करने का कि आप कितनी बड़ी जनसंख्या जो आपकी है उसका कितना हिस्सा या किस अनुपात में, किस सैंपलिंग इंटेंसिटी के आधार पर आप अपना सैंपल साइज बनाएंगे। आपका जो प्रतिदर्श है, जो सैंपल है, वो कितना बड़ा होगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, ये तय करना। अब आपका सैंपल कितना बड़ा होगा ये कई चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज तो हो गई कि आपका पॉपुलेशन जो था जिस पर आपको अध्ययन करना था उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है, वो कितनी बड़ी है। उसके अलावा आपका उद्देश्य क्या है अपने शोध में, आप किस प्रकार की सांख्यिकीय विधियां इस्तेमाल करेंगे, जो आपको डाटा प्राप्त होगा इस सैंपल से उस पर भी कुछ हद तक निर्भर करता है। और भी कई सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जिसके आधार पे हमें तय करना होता है कि हमारा सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कितने लोग उसमें शामिल होंगे। जब हमने एक बार सैंपल साइज फाइनल कर ली, तब हमारा 5वां स्टेज आता है कलेक्ट डेटा, यानी जो जानकारियां या डेटा जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, वो हमें एकत्र करना होगा, वो जानकारी एकत्र करनी होगी। तो सैंपल हमारा जो फाइनल हो गया, अब हम जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो क्वेश्चनर है यानी प्रश्नावलियां हैं या सर्वेक्षण विधि इस्तेमाल करनी है, जो भी विधियां अलग अलग हैं जानकारी एकत्र करने की, उनका इस्तेमाल करके हम फिर डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। और फिर आपका आता है 6th स्टेज जो है एसेस रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट का अर्थ क्या है कि जवाब देने की, रिस्पॉन्स देने की, प्रतिक्रिया देने की दर क्या है। तो आपने अपने हिसाब से तो सैंपल फाइनल कर लिया, लोगों का एक बना लिया आपने कि ये 50 छात्र, ये 50 छात्राएं जो इस प्रदेश के हैं, इनको हम शामिल करेंगे अध्ययन में। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन 50 छात्र छात्राओं को मजबूर कर सकते हैं कि आप मेरे अध्ययन में भाग लीजिए ही, ये नहीं संभव होता है। आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। कहीं कहीं ये भी होता है कि उनके जो अध्ययन करने के बदले में जो आपको समय दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें किस तरह का फायदा भी देना पड़ता है। कहीं कहीं कुछ किस चीज का कूपन दे दिया जाता है या कुछ पैसे दिए जाते हैं, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। पर मान लीजिए आप उनसे बस रिक्वेस्ट ही अगर कर रहे हैं कि भाई मेरा आप हेल्प कर दीजिए, इस अध्ययन में आप भाग लीजिए, तो भी जरूरी तो नहीं है कि 100% लोग, सभी लोग एग्री कर लेंगे कि हाँ हम आपको हेल्प करेंगे, आपके अध्ययन में भाग लेंगे। नहीं संभव है। और जहां नहीं संभव है वहां आप उनको मजबूर भी नहीं कर सकते हैं, ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ होगा। तो मान लीजिए आपने 100 लोग फाइनल किए थे जो एक प्रदेश से, उसमें से मान लीजिए 80 लोग ही तैयार हुए, 20 लोग मना कर दिए कि नहीं हमें नहीं करना है। कई कारण हो सकते हैं, उनकी बस इच्छा नहीं है, नहीं करना चाह रहे हैं वो, या कोई और समस्या उनके साथ आ गई। पता चला जब आपने जो टेलीफोन लिस्ट देख के जिन लोगों का सैंपलिंग फ्रेम बनाया था उसमें से जिन लोगों का चुनाव किया सैंपल में, जब आप उनके घर पहुंचे तो पता चला कि भाई उनको तो बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हो गया, अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब क्या उस स्थिति में कोई भाग ले सकता है आपके अध्ययन में? नहीं संभव है। कोई और व्यक्ति के घर आप पहुंचे,
पता चला कि अब तो ये यहाँ रहते नहीं हैं, अब तो ये विदेश में ही जाके सेटल हो गए, वहीं जॉब कर रहे हैं या वहाँ पढ़ाई के लिए चले गए, अब 2 साल बाद आएंगे या काफी समय बाद आएंगे, ये लोग भी चले गए। तो कई आधार और हो सकते हैं जिसकी वजह से सैंपल का ह्रास होता ही है, उसमें से कुछ लोग छूट जाते ही हैं, सब पर आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो कितने लोग आपको मिल पा रहे हैं, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्स रेट। आपने 100 लोग बनाए, लिस्ट बनाई, सबको अप्रोच किया, 80 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया, बाकी 20 ने मना कर दिया, आपका रिस्पॉन्स रेट है 80%। अब रिस्पॉन्स रेट हम कैसे बढ़ाएं, हम क्या कर सकते हैं एक शोधकर्ता के तौर पर ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई मेरा कम से कम लॉस हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इच्छुक हो, पार्टिसिपेट कर ले हमारे अध्ययन में। तो इसके लिए आपको सैंपल सही प्रकार से परिभाषित करना जरूरी है। सैंपलिंग की जो तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, संभाव्यता या गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक, उसका सही प्रकार से चुनाव किया जाना जरूरी है। एक बड़ा सैंपल लेना जरूरी है, कोशिश करेंगे कि अपना सैंपल बड़ा रखें, ये चीज लेकर चले, मानकर चले पहले से कि जितने लोग को लेंगे हम सभी हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, सभी अपना सहयोग नहीं देंगे, कुछ लोगों का नुकसान होगा, लेकिन कुछ लोग छूटे उसके बाद भी हमारे पास पर्याप्त लोग बच जाएं। इसके लिए हम थोड़ा बड़ा सैंपल लेकर चलते हैं, थोड़ा मानकर चलते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा लोगों को लेकर चलो, ताकि कुछ लोग छूटे भी तो हमारा लॉस नहीं हो, हमारे अध्ययन में, हमारे शोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये सब चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो 6th स्टेज हमारी यही होती है कि हम रिस्पॉन्स रेट को फाइनल करते हैं, चेक करते हैं कि हमें सही प्रकार के रिस्पॉन्सेज मिल पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल ढंग से समझा कि सैंपलिंग क्या है, किसे कहते हैं, यानी प्रतिचयन क्या होता है। इससे संबंधित कुछ टर्म्स देखे और समझा कि उन्हें क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपने जाना कि सैंपलिंग की प्रक्रिया क्या होती है। अब इसमें एक मुख्य हिस्सा जो आता है कि सैंपलिंग की टेक्निक्स, विधियां जो आप इस्तेमाल करते हैं अपना सैंपल बनाने के लिए, जिन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक और असंभाव्यता प्रतिचयन तकनीक। इनके बारे में हम अलग अलग आगे की वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद।